नमस्कार साथियों, उत्कर्ष क्लासेज के बीपीएससी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मैं पंकज आप सभी प्रतियोगी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमने एक और महत्वपूर्ण टॉपिक चुना है जो संबंधित है रियासतों के विलय से। ठीक है, जिसका नाम है हैदराबाद रियासत। इस हैदराबाद रियासत के भारत में विलय होने की सारी घटनाक्रम के बारे में आज हम जानने वाले हैं। दोस्तों, जब देश आज़ाद हुआ था 1947 ईस्वी में, भारत के आज़ाद होने के बाद कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिसके बारे में हमने अपनी पिछली कक्षाओं में कई बार चर्चा भी किया है कि जो अन्य यूरोपीय शक्तियों के अधीन थे। ठीक है, फ्रांसीसियों और पुर्तगालियों के अधीन थे। जैसे पांडिचेरी वाला क्षेत्र फ्रांसीसी के अधीन थे, गोवा वाला क्षेत्र जो था ये पुर्तगालियों के अधीन थे। इसके साथ ही जो अंग्रेज भारत में जब थे तो ब्रिटिश भारत के दौरान भी जो है कुछ देशी रियासतें थी भारत में, तो उनका देश के आज़ाद होने के बाद भारत संघ के अंदर जो है विलय किए जाने की प्रक्रिया शुरू हुई। बहुत सारे रियासत तो ऐसे थे जिसने स्वतः ही अपनी स्वीकृति दे दी और सरदार पटेल के नेतृत्व में जो विलय से संबंधित कार्य शुरू किया गया तो वो सहजतापूर्वक जो है विलय पत्र पे उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया। लेकिन कुछ ऐसे प्रांत भी थे, ऐसी रियासत भी थे, कुछ ऐसे रियासत थे जो बात से नहीं माने, जिनके लिए काफ़ी लंबी प्रक्रिया का जो है पालन करना पड़ा। कुछ घटनाएं भी हुई, कई जगह भारत सरकार को जो है बल प्रयोग भी करना पड़ा, सैनिक कार्रवाई, पुलिस कार्रवाई भी करनी पड़ी, मतलब हस्तक्षेप करना पड़ा। ठीक है, तो उन्हीं रियासतों में से एक रियासत जो हैदराबाद रियासत है, तो यहाँ भी भारत सरकार को जो है हस्तक्षेप करना पड़ा था इस रियासत को भारत संघ के अंदर विलय करने के लिए। ठीक है, तो आज इस टॉपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बातें हैं, छोटी बातें, बड़ी बातें, हर एक बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। और निश्चित रूप से अगर परीक्षा में कभी सवाल पूछे जाएंगे तो इस सेशन से बाहर नहीं होंगे। और अक्सर यहाँ से सवाल पूछे जाते रहे हैं क्योंकि यह रियासत जो था यह भारत के, ब्रिटिश भारत के सबसे बड़ी रियासतों में से एक था। तो आप बड़े ही ध्यान से तल्लीनता पूर्वक पूरे सेशन को बिना स्किप किए हुए देखिए। यह मैप जो आप देख रहे हैं ये भारत का मैप है और इस मैप के अंदर जो यह क्षेत्र है यह हैदराबाद रियासत को डिनोट करता है। ठीक है दोस्तों, यही अब स्थिति थी हैदराबाद की और यह मैप जो आप देख रहे हैं यह हैदराबाद रियासत का कंप्लीट मैप है। यह तत्कालीन समय में जो था बहुत ही समृद्ध रियासत हुआ करता था और ब्रिटिश भारत की सबसे बड़ी देशी रियासतों में से यह एक हैदराबाद रियासत थी। ठीक है ना, ये एक प्रमुख देशी रियासत थी दोस्तों। और अगर हम भौगोलिक रूप से बात करें तो यह जो है दक्कन के पठार पर दक्षिण मध्य भारत में स्थित थी। ठीक है, दक्कन के पठार पर दक्षिण मध्य भारत में स्थित थी, जैसा कि मैप में आपको यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, तो दक्कन के पठार पर इसकी अवस्थिति थी और यहाँ की आबादी जो थी वो बहुत अधिक थी और बहुत ही साधन संपन्न रियासत यह था। अगर इसके हम क्षेत्रफल की बात करें तो 82,698 वर्ग मील में जो है यह फैला हुआ था दोस्तों। 82,698 वर्ग मील इसका क्षेत्रफल था, क्षेत्रीय विस्तार था इस हैदराबाद रियासत का दोस्तों। ठीक है, और यह मुख्य रूप से 3 राज्यों में विभाजित था। वो कौन कौन से थे राज्य? एक तो तेलंगाना, वर्तमान तेलंगाना का पूरा क्षेत्र जो है वो इसी हैदराबाद रियासत के अंदर था। इसके साथ ही जो महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र है, महाराष्ट्र का मराठवाड़ा क्षेत्र है, आपसे यही परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इसे ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र जिसमें औरंगाबाद, नांदेड़, लातूर, जालना, परभनी, बीड, उस्मानाबाद और हिंगोली जिले आते हैं, तो ये जो थे ये हैदराबाद रियासत के मूल रूप से भाग हुआ करते थे। कुछ भाग इसके कर्नाटक से भी जुड़े हुए थे जिसमें गुलबर्गा, बीदर, रायचूर और कोप्पल जिले शामिल हैं वर्तमान में, जो तत्कालीन समय में हैदराबाद रियासत के अंग हुआ करते थे दोस्तों। ठीक है, ऐतिहासिक रूप से इसकी सीमाएं जो थी वह उत्तर पश्चिम और उत्तर में बॉम्बे प्रेसिडेंसी से लगती थी, पूर्व में मध्य प्रांत से लगती थी और मद्रास प्रेसिडेंसी से लगती थी और दक्षिण में भी यह मद्रास प्रेसिडेंसी से जुड़ी हुई थी। ठीक है, यह दक्षिण में भी यहाँ मद्रास प्रेसिडेंसी से जुड़ती है, यहाँ पे मध्य प्रांत से जुड़ती है दोस्तों। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम अगर बात करें, यह एक लैंडलॉक्ड रियासत था। ठीक है, मतलब चारों तरफ जो है वो भारतीय भूमि से घिरा हुआ था।
ठीक है। और इसी चीज को देखते हुए, इसकी इसी विशेषता को देखते हुए, क्यों? क्योंकि यह भारत के बीच में था। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं कि इसका लोकेशन कहाँ पे है, लगभग बीच का यह भाग है। यहाँ पे इसकी हैदराबाद रियासत की अवस्थिति थी। तो इसी के कारण जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बार कहा था कि यह रियासत जो है यह भारत के पेट में अल्सर के समान है, भारत के पेट में कैंसर के समान है। यह स्टेटमेंट किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद रियासत के लिए कहा था कि यह भारत के पेट में जो है कैंसर के समान है, ठीक है। और स्वतंत्र रहने पर देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए जो है यह लगातार खतरा पैदा करेगा, लगातार चुनौती उत्पन्न करेगा। तो इसलिए इसको हम स्वतंत्र नहीं छोड़ सकते हैं, किसी भी हाल में जैसे भी हो इसे भारत में विलय करना ही पड़ेगा। यहाँ का जो शासक था दोस्तों वो था नवाब निजाम उस्मान अली खान। यहाँ का शासक था नवाब निजाम उस्मान अली खान, ठीक है। और यह व्यक्ति उस समय में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में गिना जाता था। और मैंने शुरू में ही कहा है कि यह रियासत जो था हैदराबाद रियासत, यह अत्यंत समृद्ध था, ठीक है, आबादी की दृष्टि से भी और संसाधन की दृष्टि से भी। और इसलिए यहाँ का नवाब दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में शामिल था दोस्तों, ठीक है। लेकिन ये स्वेच्छा से भारत के साथ विलय करने के लिए तैयार नहीं था, ठीक है। तो भारत सरकार की तरफ से कई कूटनीतिक प्रयास भी किए गए। जो राज्य विभाग की स्थापना की गई थी देशी राज्यों के रियासतों के विलय के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, और उसके प्रशासनिक सचिव जो बीपी मेनन साहब थे उनके साथ, ठीक है। तो क्या हुआ कि इस नवाब ने जो है एक स्टैंड स्टील एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर किया, ठीक है। स्टैंड स्टील एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर किया नवाब ने जब भारत सरकार की तरफ से दबाव बढ़ा था। तो कब किया? 29 नवंबर 1947 ईस्वी को इस स्टैंड स्टील एग्रीमेंट पे इसने जो है हस्ताक्षर किया था नवाब ने, ठीक है। यह स्टैंड स्टील एग्रीमेंट जो था यह यथास्थिति समझौता था। भारत सरकार जो है रियासतों को के साथ जो है दो प्रारूप भारत सरकार के द्वारा तैयार किए गए थे, जिसमें से एक ये स्टैंड स्टील एग्रीमेंट था, ठीक है। तो हैदराबाद रियासत के नवाब ने 29 नवंबर 1947 ईस्वी को इस पे जो है एग्रीमेंट पे साइन किया, ठीक है। इसकी शर्तों की अगर हम बात करें तो इस समझौते की जो शर्तें थी वो क्या थी? वो थी कि नवाब सैन्य वृद्धि नहीं करेगा, नवाब सैन्य वृद्धि नहीं करेगा, और किसी अन्य शक्तियों से, किसी अन्य देश से या किसी अन्य रियासत से जो है किसी प्रकार का मदद नहीं मांगेगा। इस पे जो है बाहरी मदद पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। किसी प्रकार की सैन्य वृद्धि जो है यह नहीं कर सकता था। लेकिन निजाम बड़ा चतुर चालाक निकला, ठीक है। निजाम भारत को, भारतीय प्रशासकों को उलझा करके रखना चाहता था, और गुप्त रूप से यह जो अपना सैन्य विस्तार, इसकी सैन्य शक्ति थी उसमें ये वृद्धि करना चाहता था, सैन्य विस्तार करना चाहता था। और इसीलिए इसको टाइम मिल जाए, इसी रणनीति के तहत जो है इस नवाब ने इस स्टैंड स्टील एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर कर दिया था, ठीक है। जो निजाम के उस समय में मुख्य वार्ताकार थे वो कौन थे? निजाम के वार्ताकार थे सर वाल्टर मोंकटन। सर वाल्टर मोंकटन जो थे यह निजाम के मुख्य वार्ताकार थे, कानूनी सलाहकार थे भारत से बात करने के लिए, ठीक है। और दूसरे जो मुख्य भूमिका निभाने वाले व्यक्ति थे वह थे मीर लायक अली, ठीक है। यह हैदराबाद के प्रधानमंत्री भी थे। तो मीर लायक अली और वाल्टर मोंकटन, ये दो व्यक्ति जो थे निजाम के मुख्य वार्ताकार के रूप में भारत सरकार के साथ संवाद स्थापित करने का जो है प्रयास कर रहे थे, ठीक है। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि ये बहुत चतुर चालाक था निजाम। इसने क्या किया? भारत के साथ समझौते पे तो हस्ताक्षर कर दिया स्टैंड स्टील एग्रीमेंट पे, लेकिन उसके बाद इसने गुप्त रूप से 20 करोड़ रुपए पाकिस्तान को ऋण दे दिया था। कितना? 20 करोड़। 20 करोड़ रुपए जो है इसने पाकिस्तान को ऋण के रूप में दे दिया था। और इतने से ही नहीं माना था, यह जो है, चूंकि हमने बात की कि गोवा जो था वह इस समय तक पुर्तगाली शक्ति का अधीन था, तो पुर्तगाल से इसने गोवा बंदरगाह खरीदने की भी कोशिश की थी, ठीक है। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हथियारों की तस्करी का भी प्रयास इस निजाम ने किया था,
ठीक है। इतने से भी मन नहीं भरा तो फिर ये चला गया ब्रिटेन, और ब्रिटेन के जो राजा थे किंग जॉर्ज षष्ठम को इसने जो है उनसे संवाद स्थापित किया और उनको कहा कि भाई हमको अपने राष्ट्रमंडल के अंदर जो है एक स्वतंत्र डोमिनियन दर्जा दे दीजिए, ठीक है। लेकिन अंग्रेज तो इतने दिन भारत में रहा ही था, तो अंग्रेज जो थे वो दो डोमिनियन स्टेटस वाले देश के रूप में एक भारत और एक पाकिस्तान को उन्होंने संगठित कर ही दिया था, ठीक है। तो जो इंग्लैंड के राजा थे, इंग्लैंड ने इसके डोमिनियन दर्जे वाली बात को ठुकरा दिया, स्वीकार नहीं किया। इतने से भी यह नवाब नहीं माना। अब ये कहाँ चला गया? संयुक्त राष्ट्र में चला गया, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र संघ में इस मामले को जाकर के इसने उठा दिया, और उसके पीछे का लॉजिक क्या था कि भाई संयुक्त राष्ट्र के सामने चूंकि इसके ऊपर भारत सरकार का बहुत अधिक दबाव बढ़ रहा था विलय करने के लिए, तो इसने संयुक्त राष्ट्र में इस मामले को ले जाकर के उलझाने का प्रयास किया कि भाई ये दो संप्रभु देशों का विवाद है। मतलब कौन? कि इसने कहा कि एक तो देश भारत है और एक हम हैं, मतलब हैदराबाद, तो इसलिए आप इसमें हस्तक्षेप करिए। लेकिन वहाँ भी जो है इसे निराशा ही हाथ लगी थी। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह निजाम जो हैदराबाद रियासत का था, यह कितना चतुर चालाक व्यक्ति था, कितना शातिर आदमी था, ठीक है ना। पहले समझौते पर हस्ताक्षर करके टाइम मैनेज करने का प्रयास किया कि कुछ इसको समय मिल जाए और भारत सरकार भी गुमराह कर सके। इसी बीच में पाकिस्तान से भी समझौता करके उसको 20 करोड़ ऋण दे दिया। पुर्तगाली शक्ति से गोवा बंदरगाह खरीदने की बात करने लगा, उससे भी मन नहीं भरा तो राष्ट्रमंडल के दर्जे के लिए चला गया ब्रिटेन के शासक राजा से बात करने के लिए, किंग जॉर्ज षष्ठम से। इतने से भी मन नहीं भरा तो फिर चला गया कहाँ? संयुक्त राष्ट्र में। और संयुक्त राष्ट्र में इस मामले को ले जा करके जो है भारत के संप्रभुता को इसने चोट करने का प्रयास किया था, और इसने कहा कि भाई हम हैदराबाद जो है हम भी एक देश हैं, भारत भी एक देश है, तो ये हमको ज़बरदस्ती अपने अंदर विलय करना चाहते हैं, तो कृपया मेरी मदद करें। अब आप अंदाजा लगाइए कि आदमी कितना आगे की सोचता था और कितना बदमाश आदमी था। इसी बीच में क्या हुआ कि कासिम रिजवी नामक व्यक्ति के नेतृत्व में इस क्षेत्र में हैदराबाद रियासत के अंदर एक राजाकार नाम के सांप्रदायिक संगठन का उदय होता है, ठीक है। राजाकार नाम के एक सांप्रदायिक संगठन का जो है उदय होता है। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? इसका नेतृत्व कर रहा था कासिम रिजवी, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं, राजाकार संगठन से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं कि यह जो है इसका अस्तित्व कहाँ पे था, किस रियासत में था? तो हैदराबाद रियासत में था, ठीक है। यहाँ पे इस संगठन ने, जिसका नेतृत्व कासिम रिजवी कर रहा था, इसने हिंदू जनता जो थी, जो भारत समर्थक जनता थी, और हिंदू ही नहीं, जो मुसलमान संप्रदाय के जो लोग थे और जो भारत के समर्थक थे, उनके ऊपर भी बहुत जुल्म ढाए, बहुत अत्याचार किया, बलात्कार किया, लूटपाट, हत्या, मतलब जो कर सकता था वो सब कुछ इस सांप्रदायिक संगठन कासिम रिजवी के नेतृत्व में राजाकारों ने की थी, ठीक है। लेकिन इन अत्याचारों के खिलाफ स्वामी रामानंद तीर्थ जो थे वो उठ के खड़े हुए, और रामानंद तीर्थ जो थे, ये रामानंद तीर्थ ने जो है हैदराबाद स्टेट कांग्रेस के तहत जो है रियासत के भीतर एक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाया। तो आपसे रामानंद तीर्थ के बारे में भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसे ध्यान रखेंगे। रामानाथ तीर्थ के नेतृत्व में हैदराबाद स्टेट कांग्रेस ने जो है हैदराबाद रियासत के अंदर जो है एक व्यापक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाया था, जो भारत में विलय के पक्षधर थे, ठीक है। और ये राजाकार जो थे ये तो परेशानी कर रहा था, जितनी हिंदू आबादी थी और वैसी मुस्लिम आबादी जो भारत में विलय के पक्षधर थे, उन सबको ये परेशान कर रहा था, बहुत जो है अत्याचार किया था उनके ऊपर। इतना ही नहीं, इस समय में इस क्षेत्र में जो है किसानों का भी विद्रोह हुआ। यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेतृत्व में जो है दोस्तों आंध्र महासभा नामक संगठन ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेतृत्व में आंध्र महासभा नामक संगठन ने जो है एक हिंसक और सशक्त किसान आंदोलन छेड़ दिया, ठीक है। और यह जो है सामंती विरोधी विद्रोह 1946 ईस्वी में ही शुरू हो गया था। तो यह तेलंगाना का किसान विद्रोह जो था, यह भी कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियों के निर्माण में जो है सहयोगी भूमिका निभाया, जिससे भारत सरकार का ध्यान इस हैदराबाद रियासत के तरफ
जो है दृढ़ता से जाए और भारत सरकार दृढ़ता पूर्वक जो है अगर जरूरत पड़े कि बल प्रयोग करने का, पुलिसिया कार्रवाई करने का, सैनिक हस्तक्षेप का, तो वो करके भी जो है हैदराबाद रियासत का विलय भारत के अंदर कर दे दोस्तों। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार क्या निकल के आता है, इस प्रकार यह निकल के आया कि हैदराबाद रियासत के अंदर एक साथ 3-3 आंदोलन चल रहे थे। ठीक है, 3-3 लोग अपने तरीके से चीज़ों को संचालित कर रहे थे। एक तो रजाकार थे, एक तो निजाम हुआ ही, और निजाम के ही संरक्षण में जो रजाकार जो था कासिम रिजवी के नेतृत्व में यह संगठन रजाकार, इसने खूब दमन किया लोगों का। ठीक है, इसके साथ राष्ट्रवादी आंदोलन चला रहे थे कौन, रामानंद तीर्थ के नेतृत्व में भारतीय स्टेट कांग्रेस, जो हैदराबाद स्टेट कांग्रेस था, वह रामानंद तीर्थ के नेतृत्व में आंदोलन चला रहा था, राष्ट्रवादी आंदोलन चला रहा था। और जो कम्युनिस्ट थे ये किसान आंदोलन चला ही रहे थे। ठीक है, तो इस प्रकार 3-3 प्रकार के वहाँ पे मतलब अराजकता सा माहौल हो गया था, ये समझिए सीधे। ठीक है, भारत सरकार जो है वो सेना के हस्तक्षेप के द्वारा इसे अब विलय करने के मूड में आ गया था कि कैसे भी करके भाई इसके ऊपर जो है अब हमला करना ही पड़ेगा, इसको शांत करना ही पड़ेगा। ठीक है, और इसके पीछे का जो सैनिक कार्रवाई भारत को करना पड़ा, तो उसके पीछे का एक बड़ा कारण भारत सरकार की, अगर हम गुप्त कारणों की अगर बात करें जो भारत सरकार के अंदर जो चल रही थी, वह एक प्रमुख कारण यह भी था कि यहाँ पे कम्युनिस्टों का आंदोलन चल रहा था, जो बड़े ही हिंसक तरीके से संचालित किया जा रहा था। और भारत सरकार कभी भी उस समय में जो है कम्युनिस्टों के आंदोलन को प्रश्रय नहीं देना चाह रही थी और आगे नहीं बढ़ने देना चाह रही थी। तो यह भी एक ऐसा सहयोगी भूमिका निभाया, एक ऐसी परिस्थितियों का निर्माण किया कि भारत सरकार यहाँ पे जो है सैन्य कार्रवाई करे। इसके बाद वो शुभ घड़ी आई जब सितंबर 1948 में ऑपरेशन पोलो को लॉन्च किया गया। ठीक है, यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। यह भारत सरकार के द्वारा किया गया सैन्य कार्रवाई था, जिसे 13 सितंबर 1948 को शुरू किया गया था। ठीक है, जून 1948 तक तो बातचीत का प्रयास किया गया था, बातचीत किया, सरदार पटेल ने प्रयास किया, बीपी मेनन साहब ने प्रयास किया। ठीक है, लेकिन जब हैदराबाद रियासत के निजाम साहब माने नहीं, तो फिर सरदार पटेल जो गृह मंत्री भी थे और राज्य विभाग के प्रमुख भी थे, तो उन्होंने आदेश दे दिया कि अब आक्रमण करो, अब इसको ठीक करो। तो 13 सितंबर 1948 ईस्वी को यहाँ पे सैनिक कार्रवाई शुरू किया और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन पोलो रख दिया गया। ऑपरेशन पोलो इसका नाम क्यों रखा गया दोस्तों? इसलिए रखा गया कि तत्कालीन समय में पूरे दुनिया में सबसे अधिक पोलो के मैदान जो थे वो इसी रियासत के अंदर हैदराबाद में ही हुआ, इसी क्षेत्र में हुआ करते थे दोस्तों। पोलो एक प्रकार का खेल है और ये बड़े रईस लोग जो है इस खेल को खेला करते हैं। और नवाब तो ठहरा बहुत बड़ा रईस, तो वो पोलो मैदान बहुत बनाया हुआ था और यहाँ पे पोलो खेला करता था। तो चूंकि पोलो मैदान की अधिकता थी इस क्षेत्र में, इसलिए इस ऑपरेशन का नाम जो है भारत सरकार के द्वारा, सेना के द्वारा ऑपरेशन पोलो रखा गया था दोस्तों। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है, जैसे अगर हम संयुक्त राष्ट्र की बात करें या दुनिया के अन्य देशों की बात करें, तो कहीं पे जो है मानवाधिकार को लेकर के कोई किसी प्रकार का हो हल्ला ना हो, तो इसलिए भारत सरकार ने इसे सैन्य कार्रवाई ना बता करके इस ऑपरेशन पोलो को एक पुलिस कार्रवाई बताया गया कि हम अपने क्षेत्र में जो है पुलिस कार्रवाई कर रहे हैं। और इसके जो प्रमुख थे इस ऑपरेशन पोलो के, वो कौन थे? कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ई.एन. गोडार्ड। ई.एन. गोडार्ड जो थे ये साउदर्न कमांडर के प्रमुख थे। तो ये ई.एन. गोडार्ड ने जो है यहाँ पे अपना नेतृत्व प्रदान किया था। ओवरऑल इन्हीं के निरीक्षण में ये ऑपरेशन चला था। और जो फील्ड पे ऑन फील्ड जो सेना का नेतृत्व कर रहे थे भारतीय सेना के, वो कौन थे? जनरल J.N. चौधरी, जयंतनाथ चौधरी, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, मेजर जनरल J.N. चौधरी का नाम महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखेंगे, जो ग्राउंड पे सेना को संचालित कर रहे थे। इस प्रकार ऑपरेशन पोलो जो है दोस्तों 4-5 दिन चलाना पड़ा और 4-5 दिन के बाद जो है सरेंडर कर दिया हैदराबाद ने। 17 सितंबर 1948 ईस्वी को 17 सितंबर 1948 ईस्वी को 17 सितंबर 1948 ईस्वी को जो है निजाम के जो कमांडर इन चीफ थे एल एड्रोस, इन्होंने भारतीय सेना के सामने जो है
आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, कब कर दिया? 17 सितंबर 1948 ईस्वी को एलेड्रोस, जो निजाम के कमांडर इन चीफ थे, उन्होंने भारतीय सेना के सामने जो है आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद विलय पत्र पर हस्ताक्षर का प्रक्रिया शुरू हुआ। तो निजाम ने हार स्वीकार कर ली। अब जब उसका सैनिक कमांडर जो प्रमुख था वही आत्मसमर्पण कर दिया, तब क्या करता? तो फिर निजाम ने जो है विलय पत्र पे हस्ताक्षर कर दिया। ठीक है, अब जब विलय पत्र पे हस्ताक्षर हो गया मतलब हैदराबाद रियासत भारत संघ का भाग बन गया। ठीक, फिर जो निजाम थे इनको राज प्रमुख का पद 1950 से 1956 तक के लिए दे दिया गया। ठीक है, इनको राज प्रमुख बना दिया गया और जो इनकी निजी संपत्ति थी उन संपत्तियों के बदले जो है इन्हें निजी भत्ता दे दिया गया, जिसे हम प्रिवी पर्स के नाम से भी जानते हैं। तो निजी भत्ता के रूप में प्रिवी पर्स जो है इन्हें प्रदान कर दिया गया कि भाई अब तुम ये निजी भत्ता लो, अपना प्रिवी पर्स नाम ही है, मतलब अब अपना पॉकेट मनी का इंतजाम भारत सरकार तुम्हारा कर देगी, तुम आराम से शांति से बैठो, खाओ पियो, आराम करो। ठीक है दोस्तों, इस समय जो ये ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, तो इस समय उस क्षेत्र में हैदराबाद रियासत वाले क्षेत्र में कुछ जगहों पे भीषण सांप्रदायिक हिंसा भी हुई थी। जैसा कि हमने अभी राजाकर संगठन की बात की है कि राजाकर जो थे यह एक प्रकार का सांप्रदायिक संगठन था। ठीक है, और यह कासिम रिजवी के नेतृत्व में चलाया जा रहा था। ठीक है, कासिम रिजवी के नेतृत्व में चलाया जा रहा था। तो जो सांप्रदायिक हिंसा हुई थी तो उसकी रिपोर्ट, वहाँ की जांच के लिए जो कितना जान माल का क्षति हुआ, कितने लोग हताहत हुए हैं, तो इसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है सुंदरलाल समिति का गठन किया था। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा सुंदरलाल समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो गलती नहीं करना है। सुंदरलाल समिति का गठन ऑपरेशन पोलो के दौरान जो हैदराबाद के कुछ क्षेत्रों में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी उसको नियंत्रित करने के लिए, उस वहाँ जो हताहत थे, जो क्षति हुई थी, इन सब के जांच के लिए जो है भारत सरकार ने सुंदरलाल समिति का गठन किया था। दोस्तों इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद जब आत्मसमर्पण हो गया तो आत्मसमर्पण होने के बाद भाई एक व्यवस्था भी तो बनानी पड़ेगी। अब वो तो राज प्रमुख बन गए, ठीक है, शासन प्रशासन की जिम्मेदारी अब किसकी हो गई? भारत सरकार की हो गई। तो भारत सरकार ने तत्काल कानून व्यवस्था लागू करने के लिए, बहाल करने के लिए जो है वही मेजर जयंत चौधरी जो थे, जयंतो चौधरी जो थे, इनके नेतृत्व में क्या किया, हैदराबाद को इनको पहला सैन्य गवर्नर नियुक्त कर दिया। ठीक है, यही वहाँ पे ग्राउंड पे ऑपरेशन पोलो का नेतृत्व कर रहे थे, तो इनको वहाँ पे सैन्य गवर्नर के रूप में नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, हैदराबाद के सैन्य गवर्नर के रूप में। और फिर दिसंबर 1949 में जब नागरिक प्रशासन बहाल हुआ तो एक सिविल सर्विस अधिकारी थे के.एम. बेल्लोडी, इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसे ध्यान रखेंगे। इन्हें हैदराबाद का मुख्यमंत्री बना दिया गया दोस्तों। ठीक है, किनको? के.एम. बेल्लोडी को, इनका नाम ध्यान रखेंगे, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार जो है फिर क्या हुआ कि इसका पुनर्गठन किया जाना था इस रियासत का। तो फजल अली आयोग जो राज्य पुनर्गठन से संबंधित आयोग थी, इसकी सिफारिश पर 1956 ईस्वी में, फजल अली आयोग की सिफारिश पर वर्ष 1956 ईस्वी में इस हैदराबाद रियासत के अस्तित्व को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और इसका विभाजन करके जो वर्तमान तत्कालीन समय में जो भारतीय राज्य थे उसके भाग, इसके कुछ भागों को तोड़ तोड़ के जो है उसमें मिला दिया गया। जैसे जो मराठी भाषी लोग थे, यह क्षेत्र जो था जहाँ के लोग मराठी भाषा बोलते थे, इनको तत्कालीन बॉम्बे राज्य में मिला दिया गया, जिसे हम महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं वर्तमान में। जो कन्नड़ भाषी लोग थे जिन क्षेत्रों में, उनको मैसूर राज्य में मिला दिया गया, जिन्हें हम वर्तमान में मैसूर राज्य को कर्नाटक नाम से जानते हैं। और जो तेलुगु भाषी लोग थे उनको तेलंगाना वाला जो क्षेत्र था उनको वर्तमान आंध्र प्रदेश राज्य में जो है मिला दिया गया दोस्तों। तो इस प्रकार हैदराबाद रियासत का अस्तित्व खत्म हुआ और वह भारत के 3 राज्यों में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में जो है उनका विलय कर दिया गया, कुछ कुछ क्षेत्रों को काट छांट करके मिला दिया गया दोस्तों। इस प्रकार हैदराबाद रियासत का अस्तित्व खत्म हो गया। अब एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं इस टॉपिक का कि भारत के पेट में कैंसर, एन अल्सर इन द हार्ट ऑफ इंडिया, यह कथन किनका है? यह कथन सरदार
वल्लभ भाई पटेल का है हैदराबाद रियासत के लिए। अगर पूछा जाए तो गलती नहीं करना है, ठीक है। रजाकर संगठन का नेतृत्व कौन कर रहा था? कासिम रजवी कर रहा था, और इसका काम क्या था? सांप्रदायिक अत्याचार और लूटपाट मचाना इसका काम था इस रजाकार संगठन का। जो निजाम के मुख्य वार्ताकार थे भारत सरकार के साथ, वो कौन थे? सर वाल्टर मोंकटन और मीर लायक अली, जो उसके प्रधानमंत्री भी हैदराबाद रियासत के थे, ठीक है। इस व्यक्ति ने इंग्लैंड के राजा किंग जॉर्ज सप्तम से भी बात की थी, यूनाइटेड नेशन भी चला गया था, ठीक है। और इस पूरे मामले का जो है अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का प्रयास इस निजाम ने किया था कि किसी भी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय लोगों के बीच में, दुनिया के बीच में यह बात निकल करके आए कि भारत ज़बरदस्ती जो है हमारा विलय कर रहा है। उसके बाद जो वहाँ पे सैन्य नेतृत्व था, कौन? इनके नेतृत्व में EN गोडार्ड, और जो जमीनी स्तर पे जो काम कर रहे थे वो थे मेजर जनरल JN चौधरी, इनका नाम ध्यान रखेंगे। और ऑपरेशन पोलो के वास्तविक नायक जो थे वो यही थे JN चौधरी साहब, ठीक है। निजाम का जो सैन्य प्रमुख था उसका क्या नाम था? मेजर जनरल L एड्रोस, ठीक है। और यह 17 सितंबर 1948 ईस्वी को जो है आत्मसमर्पण कर दिया था ऑपरेशन पोलो के बाद, ठीक है। उसके बाद जो सरकार की, नेहरू जी की सरकार के द्वारा एक समिति गठित की गई, पंडित सुंदरलाल समिति, जो सांप्रदायिक हिंसों की जांच के लिए गठित की गई थी, ठीक है। प्रथम सैन्य गवर्नर के रूप में JN चौधरी को नियुक्त किया गया ऑपरेशन पोलो के बाद, और प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में MK बेलोडी को नियुक्त किया गया था, ठीक है। और फजल अली आयोग के सिफारिशों के आधार पर जो है भाषाई आधार पे 3 भाषा बोलने वाले अलग अलग क्षेत्र के लोगों को भारत के 3 अन्य अलग अलग राज्यों के साथ इसे जोड़ दिया गया। जो मराठी बोलते थे उनको बम्बई के साथ जोड़ दिया गया, फिर कन्नड़ वाले कर्नाटक में चले गए, और तेलुगु वाले आंध्र प्रदेश में चले गए दोस्तों, ठीक है। इनको शामिल कर दिया गया दोस्तों। इस प्रकार हैदराबाद रियासत से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बातें थी, जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य और महत्वपूर्ण घटनाक्रम था, उस पर हमने एक एक करके चर्चा की है। निश्चित रूप से अगर परीक्षा में सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं तो आज के सेशन से बाहर नहीं होंगे। आप बिना स्किप किए हुए पूरे सेशन को अंत तक देखिए, और अपने महत्वपूर्ण सलाह और सुझाव हमें अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, ताकि हम आपके लिए और बेहतर करने का प्रयास करें, ठीक है। तो फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।